डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है। अगर हम पूरे विश्व में देखा जाए तो लगभग 10 से 20% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो इस बीमारी जो है पुरुषों को, महिलाओं को, सबको होता है। सारे धर्म के लोग उसमें अफेक्टेड हो सकते हैं, सारे उम्र में हो सकता है। तो इस बीमारी से कोई भी नहीं बच सकता, हर किसी को ये बीमारी हो सकता है। अगर कोई कभी थोड़ी देर के लिए उदासी महसूस करता है, क्या हम उसे कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन में है? मेरा आंसर इसमें है नो। तो डिप्रेशन की बीमारी हम कब कहेंगे? अगर कोई किसी कारण से थोड़ी देर के लिए इस उदासी महसूस करता है या दुखी महसूस करता है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वो डिप्रेशन की शिकार हो गया है। डिप्रेशन बीमारी की कहने के लिए लक्षण को लगातार बना रहना चाहिए 14 दिन तक, और हर रोज़ ज़्यादातर समय के लिए महसूस होना चाहिए, जिसकी वजह से व्यक्ति की दिनचर्या, व्यक्ति की जो जीवन शैली में उसमें अफेक्टेड होना चाहिए। उदासी महसूस करना, शरीर में ऊर्जा का कम महसूस करना, जो चीज़ें पहले अच्छा लगता था वो चीज़ों में कोई रुचि ना रहना, मन में आत्महत्या के विचार आना, एकाग्रता की कमी महसूस करना, भविष्य को लेके नकारात्मक विचार आना, शरीर में थकावट महसूस करना, भूख कम लगना, नींद कम आना, ये सारे लक्षण हैं। लेकिन कोई एक लक्षण, इनमें से अगर कोई भी एक लक्षण रहता है, इससे ये बात साबित नहीं होती है कि व्यक्ति उदासी या डिप्रेशन की बीमारी से ग्रसित है। कई सारे लक्षण एक साथ जब ये रहते हैं और लगातार रहते हैं, और जिसकी वजह से व्यक्ति की जीवन में कोई रुकावट आ जाती है, तब जाके हम उसे कहते हैं डिप्रेशन। बच्चों में उसके लक्षण थोड़ा अलग होते हैं, बड़ों में उसके लक्षण अलग होते हैं, और बुजुर्गों में उसके लक्षण थोड़ा अलग होते हैं। जब छोटे बच्चे, लोगों के मन में ये होता है कि छोटे बच्चे हमेशा खेलते कूदते रहते हैं, उनको उदासी बीमारी हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा है, पढ़ाई में उसको रुचि नहीं आ रही है, जो पहले रुचि थी अभी वो रुचि वो धीरे धीरे खोने लगा है, जो उसकी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, जो आज खेल कूद में, म्यूज़िक में, डांस में उसकी इंटरेस्ट था और उन चीज़ों में उसकी रुचि कम हो गई है, वो विड्रॉन रहने लगा है, अकेले अलग थलग रहने लगा है, दोस्तों में और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसकी रुचि कम हो गई है। अगर इस तरह का व्यवहार में आप बदलाव देखते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि मुझे मानसिक एक्सपर्ट जो है, एक साइकियाट्रिस्ट की मुझे हेल्प लेनी चाहिए। कहीं ये उदासी की तरफ जा तो नहीं रहा, ये चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब ओल्ड एज में हम लोग देखते हैं, ओल्ड एज में ये लक्षण तो रहते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि उनके अंदर शारीरिक लक्षण काफ़ी आते हैं, शारीरिक लक्षण ज़्यादा आते हैं। जैसे नींद की समस्या उनके अंदर एक प्रोमिनेंट सिम्टम की तरह सामने आता है, और कई सारे लोग इस तरह का समस्या बताते हैं कि जोड़ों में दर्द है, शरीर में थकावट है, कमजोरी है, जो कि कितने भी सारे इलाज करने के बाद ठीक नहीं हो रहा है। तो मल्टीपल सोमैटिक सिम्टम्स हम लोग कहते हैं। ये एटिपिकल सिम्टम्स यूजुअली ओल्ड एज में आते हैं। ये देखा गया है कि व्यक्ति की जो ब्रेन में, इसमें कई तरह के रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनकी लेवल में गड़बड़ी आ जाती है। उसमें से कई तरह के जो रसायन हैं, उनमें से कुछ आमतौर पे देखा गया है कि सेरोटोनिन करके एक केमिकल है, डोपामिन करके एक केमिकल है, नॉरएपिनेफ्रिन करके एक केमिकल है। इन केमिकल की मात्रा में कमी आ जाती है। इस कमी के कारण से इस व्यक्ति के अंदर उदासी के लक्षण आ जाते हैं। और भी कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि लोगों के अंदर कुछ सोशल इश्यूज होते हैं, लोगों के बीच में आपस में सोशल स्टिग्मा की वजह से लोग डिप्रेशन महसूस करते हैं। किसी को जॉब चला गया, उसकी वजह से वो डिप्रेशन के लक्षण की उसके अंदर आने लगते हैं। ये देखा गया है कि जिन व्यक्तियों की परिवार में किसी सदस्य को उदासी की बीमारी है और वो आपके साथ जेनेटिक लिंक है उनके साथ, मतलब खून की संबंध है आपके साथ, तो आपके अंदर उदासी के लक्षण आने की संभावना कई गुना बढ़ जाते हैं। तो पेरेंट्स, अगर एक पेरेंट को है जितना संभावना रहता है, अगर दोनों पेरेंट्स को अगर डिप्रेशन है तो उसकी संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे बड़ी जटिलता जो उदासी की वजह से आती है, सबसे खतरनाक जो जटिलता है, उसे कहते हैं हम लोग सुसाइडल बिहेवियर। जो व्यक्ति उदासी की समस्या से ग्रसित होते हैं, उनके अंदर एक आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ये आत्महत्या की प्रवृत्ति क्यों आती है? उदासी की व्यक्ति के मन में हमेशा एक लक्षण आता है ऐसे कि जिसे कहते हैं हम लोग होपलेसनेस, कोई भी उम्मीद नहीं है, हेल्पलेसनेस, कोई मेरा मदद नहीं कर सकता है, वर्थलेसनेस, मेरा जीवन बेकार हो गया है, मेरा जीवन का कोई मतलब ही नहीं रहा। जो होपलेस, हेल्पलेस और वर्थलेस महसूस करते हैं अपने जीवन में, उनके अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है।
तो सुसाइड को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम उदासी की समस्या को जल्दी से उसको पहचान लें और उसकी सही तरीके से उसकी इलाज कर पाएँ। उदासी की वजह से लोगों के अंदर जो एक ऊर्जा है, ताकत है, एक इनिशिएटिव है, एक मोटिवेशन है, वो कम हो जाती है। तो जब पति पत्नी की संबंध जो है, सेक्सुअल रिलेशनशिप पे उसकी वजह से अफेक्टेड होता है। उदासी की वजह से कई बार लोग एकाग्रता की कमी की वजह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की सामना करते हैं। जैसे लोग ड्राइव कर रहे हैं और उनके अंदर एकाग्रता की कमी है और वो सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाए तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है। तो उदासी जो समस्या है आपकी जीवन की कई सारे डोमेन को ये अफेक्ट करता है। अगर किसी को उदासी की जो समस्या है उसकी तीव्रता मामूली सी लक्षण हो सकते हैं, मॉडरेट सिवियरिटी हो सकता है और उसके लक्षण काफ़ी सीवियर भी हो सकते हैं। तो अगर ये सिम्टम माइल्ड सिम्टम है, ज़्यादातर समय पे अगर उनको प्रॉपर साइकोसोशल सपोर्ट दिया जाए, मतलब परिवार की लोग और सामाजिक तौर पे उनको सहायता दिया जाए, उनको एनकरेज किया जाए, उनको सहानुभूति दिखाया जाए, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, तो वो ज़्यादातर उदासी से अपने आप निकल आते हैं, जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। कई बार जो मॉडरेट सिम्टम होते हैं या सीवियर सिम्टम होते हैं, उस तरह का स्थिति में व्यक्ति को इलाज की ज़रूरत पड़ती है। इलाज जो होता है वो 3 तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका है जिसे कहते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जहाँ पे कई तरह के काउंसलिंग कराया जाता है। काउंसलिंग के ज़रिए उसकी मानसिक स्थिति को समझाया जाता है और उसको मानसिक स्थिति को सुधारने की कई सारे तरीके बताए जाते हैं और उसमें धीरे धीरे फिर लक्षणों में सुधार आता है। वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। और उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करके एक स्पेशलाइज्ड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, जो कि इस बीमारी को ठीक करने में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ है। जो मरीजों में वो काउंसलिंग के लिए आ नहीं सकते या काउंसलिंग के लिए इच्छुक नहीं है, तो उस तरह का स्थिति में दवाई एक अहम भूमिका निभाता है। तो उसमें एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स हैं, तो कई तरह के एंटी डिप्रेसेंट्स आते हैं, तो एंटी डिप्रेसेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है और एंटी डिप्रेसेंट के ट्रीटमेंट से लोगों के लक्षणों में, जिनको उदासी की समस्या है, उनके लक्षणों में सुधार आते हैं। कई बार हम लोग इलाज के लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को, जिसे मैंने काउंसलिंग कहा, काउंसलिंग के साथ साथ दवाई के इलाज को साथ साथ दिया जाता है। और ये देखा गया है अगर ये दोनों चीज़ों को साथ साथ दिया जाता है तो उसमें रिजल्ट जो है वो बेहतर आते हैं और जल्दी आते हैं। उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है इलाज का, उसे कहते हैं हम लोग सोमैटिक ट्रीटमेंट। उस सोमैटिक ट्रीटमेंट के लिए कई तरह के इलाज हैं। एक तो आप लोगों ने सुना होगा कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है और उससे मरीजों के लक्षणों में बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी सुधार आता है, वो एक तरीका है। और एक तरीका है कि जहाँ पे व्यक्ति इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी नहीं लेना चाहता, उस तरह का कंडीशन में एक चुंबकीय चिकित्सा है जिसमें मैग्नेट की स्टिमुलेशन दिया जाता है, मैग्नेट की चुंबक की सिकाई की जाती है, उसमें भी सुधार आता है। तो ये इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की ज़रूरत कब होती है? अगर व्यक्ति दवाई लेने के बाद भी, काउंसलिंग करने के बाद भी उनके लक्षणों में कोई सुधार नहीं आ रहा है, या फिर उनके अंदर जो लक्षण की तीव्रता इतना ज़्यादा है, उसको दवाई देंगे तो दवाई से या काउंसलिंग से उसकी सुधार आने के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। हम चाहते हैं कि उसमें सुधार जल्दी आए, तो उस तरह का स्थिति में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। या व्यक्ति जो ऐसा है उसके अंदर दवाई से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, या फिर वो उसके अंदर आत्महत्या की तीव्रता, आत्महत्या के विचार बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये देखा गया है परिवार में डिप्रेशन के मरीजों को अगर परिवार वाले बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनके साथ बहस करते हैं, उनके साथ आर्गुमेंट करते हैं, उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, उनके साथ उनकी मनोस्थिति को समझते नहीं हैं, उनको कहते हैं कि ये बातों को नहीं समझते हैं, तो उनकी जो उदासी के लक्षण बढ़ते हैं, उदासी के लक्षण जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो परिवार वालों की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने मरीज़ के साथ थोड़ा सिंपैथाइज करे, थोड़ा एम्पैथाइज करे, अपना अपने संवेदना उसके साथ दिखाए, उसके ऊपर एक नज़र रखे। कई बार क्योंकि उदासी की व्यक्ति जो है उसके अंदर आत्महत्या की भावना आ सकता है, अगर उसके साथ ऊपर प्रॉपर नज़र ना रखा जाए तो हो सकता है कभी भी वो उस तरह का कदम उठा सकता है। अगर उनके परिवार में कोई उदासी की मरीज़ है, व्यक्ति है, तो उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारे, उसके साथ सपोर्ट करें और उनकी देखभाल ठीक से करें और प्रॉपरली फॉलोअप में उनको कंसल्टेशन के लिए लेके आए, तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है।
मानसिक रोगी की व्यक्ति जो है उसके लक्षण की तीव्रता कम है, मामूली से लक्षण है, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम है, तो अपना देखभाल वो खुद कर सकते हैं। अगर उनके लक्षण की तीव्रता ज़्यादा है, सीवियर डिप्रेशन है, उस समय व्यक्ति की अपने अंदर की मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। अपने डेली रूटीन एक्टिविटी करने के लिए उसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं रहता है, अपने ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए उसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं रहता है। वहाँ पे परिवार वालों की और लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। माइल्ड टू मॉडरेट समस्या में परिवार वाले अगर उनको प्रोत्साहन करें और उनको थोड़ा समय पे रिमाइंड कर ले कि देखो अभी आपको नाश्ता करना है, हो सकता है उनको थोड़ा रिमाइंड देने की ज़रूरत पड़े, लेकिन वो ये चीज़ें खुद से कर सकते हैं। बस उनको परिवार वालों की और फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट की ज़रूरत है, एनकरेजमेंट की ज़रूरत है। कोई उनको थोड़ा कहे कि तुम हमारे साथ आओ, बैठो, खाना खाओ, हमारे साथ बैठो, अपने बातों को बताओ, हम लोग मिलके बैठ के टीवी देखते हैं। तो उनके साथ उनको थोड़ा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत पड़ती है, वो अपनी काम को खुद से कर सकते हैं। जिन लोगों के अंदर नशा की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, जो लोग ज़्यादा एडिक्टेड हैं, जैसे कि अल्कोहल यूज़ करते हैं, टोबैको यूज़ करते हैं, या और भी कई तरह के नशीले पदार्थ जैसे कि कैनाबिस हो गया, भांग, गांजा या अफीम से जुड़े हुए नशीले पदार्थों के इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर डिप्रेशन की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये भी देखा गया है जो व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित है उनके अंदर नशे की तरफ लत ज़्यादा लगती है। तो ये आपस में उनके बीच में गहरा संबंध है। अगर किसी व्यक्ति को उदासी से जल्दी ठीक होना है तो उसकी लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या को सुधारना पड़ेगा, एक पॉजिटिव लिविंग स्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा। समय पे सोना, समय पे जगना, हेल्दी डाइट लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और किसी भी तरह का नशीली पदार्थों की इस्तेमाल नहीं करना। नशीली पदार्थ उदासी का एक बड़ा कारण बन सकते हैं, और जो लोग उदासी के साथ नशीली पदार्थों की भी सेवन करते हैं उनकी ठीक होने की संभावना जो लोग नशा नहीं करते हैं उनके मुकाबले कम हो जाती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति नशा नहीं करता है तो उसकी ठीक होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए नशा ना करे, ये बात को भी ध्यान रखना परिवार वालों की एक जिम्मेदारी हो जाती है।